आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDAE 182, ठीक है, हिंदी भाषा और संप्रेषण, ठीक है, BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण। और आज इसमें हम फरवरी 2021, ये पेपर जो हुआ था ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में होना था, लेकिन दिसंबर में हो गया था भैया कोरोना, ठीक है, कोरोना की वजह से इग्नू ने दिसंबर के पेपर को फरवरी में करवा दिया था, जो कि दिसंबर 2020 का एक क्वेश्चन पेपर है। और दिसंबर 2020 में कोरोना की वजह से एग्जाम फरवरी में हुआ है, इसलिए यहाँ पर फरवरी 2021 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोरोना आ गया था, इस वजह से एग्जाम नहीं हो पाए थे। अगर मैं बात करूं BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, इसका एग्जाम 50 नंबर का होगा, जैसे आप सबको पता भी होगा कि 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 18 नंबर पास होने के लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। पेपर मात्र 2 घंटे का होता है, और 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है, बड़ा जल्दी निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि पहला ही पेपर ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे थे, वो बच्चे बताते थे मेरे से कि 2 घंटे कब निकल जाते, हम लोगों को पता ही नहीं चला, ठीक है। और जो एग्जाम में ना कुल अगर बात करें तो कुल 9 क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, कुल 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 करना जरूरी है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जिसमें 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन है। अगर बात कहूं, अगर देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। देखो इसमें क्या होगा, जैसे का, खा, गा, घा, जैसे का क्या है, हिंदी भाषा 5 नंबर का है, संज्ञा सॉरी सर्वनाम और उसके प्रकार 5 नंबर का हो गया, देवनागरी लिपि 5 नंबर का, विशेषण और उसके प्रकार 5 नंबर का, यानी इन चारों में से आपको कोई 2 लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 करना जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 9 तो करना ही करना है, सबको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में से आपको, जैसे आपने लिखा का लिख दिया, हिंदी भाषा क्या, हिंदी भाषा के बारे में आपने पूरा 5 नंबर के लिए मात्र एक पन्ना लिखना है, एक पन्ना मतलब पेज का एक ही साइड लिखना है, 5 नंबर का एक पन्ना इधर इसका लिख दिया, एक पन्ना इसका लिख दिया, 2 पेज हो गए। तो इसमें चाहे हिंदी भाषा लिख दो, चाहे सर्वनाम लिख दो, चाहे देवनागरी लिपि लिख दो, चाहे विशेषण लिख दो, चारों में से कोई 2 लिखना है, ठीक है। और बाकी जो 8 क्वेश्चन है, बाकी जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करना है, यानी कुल मिलाकर के हमको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया, जरूरी है। अब चलिएगा हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखिएगा, भाषा का स्वरूप बताओ, यानी जो भाषा है वो उसका स्वरूप, यानी उसका आकार प्रकार कैसा है। स्वरूप मतलब समझते हो, किसी चीज का आकार और प्रकार कैसा होता है उसी को हम बोलते हैं स्वरूप। और उसकी प्रकृति बताओ, भैया भाषा जो है उसकी प्रकृति कैसा है, ठीक है, यानी भाषा का स्वरूप बताओ और भाषा की प्रकृति बताओ, इस पर क्या करनी है, चर्चा करनी है, जो कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस 10 नंबर के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया पहले चैप्टर से ही आया, क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने में सबसे पहले क्या लिखोगे, भूमिका, क्या लिखोगे, भूमिका। और जैसे ये आंसर सीट है, तो यहाँ जैसे आंसर सीट है, तो आंसर सीट आपकी रही, तो यहाँ पर लिख देना, चाहे यहाँ पर लिख देना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या साइड में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लाइन लगी रहती है तो यहाँ पर लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या आंसर नंबर फर्स्ट लिख देना। और उसके बाद सबसे पहले क्या लिखोगे, भूमिका। भूमिका में क्या लिखोगे, भूमिका में क्या लिखना, मेरी बात ध्यान सुना, किसी भी वस्तु की, देखो क्या लिखोगे, किसी भी वस्तु की परिभाषा उस वस्तु की प्रकृति और उसके प्रयोजन पर होती है। देखो क्या बोला है भैया, कोई भी चीज हो, कह रहे हैं कि जैसे भाषा की बात करूं, भाषा की जो परिभाषा है और उसकी जो प्रकृति है उसके प्रयोजन पर आधारित होती है, यानी भाषा कैसी है या कहाँ कहाँ यूज होती है, भाषा का उद्देश्य क्या है, उसी से उसका जो स्वरूप है और प्रकृति है का पता चलता है, अगर हम लोग भाषा की बात करें, ठीक है। अगर देखो भाषा जो है एक प्रकार से अगर आप देखें, भाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। भाषा क्या करती भाई मेरे, विचारों का आदान प्रदान करती, किसका क्या करती जी, विचार, यानी जैसे मेरे मन में कोई बात है तो मैं आपको मैंने बता दिया, भाषा विचार विनिमय का प्रमाण है, यही क्या है, भाषा क्या करती है, विचारों का आदान प्रदान करती है। तो क्या करोगे, लिखोगे भाषा के जरिए मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी बातें कह सकता है, बोल सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे मन में कोई बात है, हम किसी दूसरे से अपनी बात को कहते हैं, शेयर करते हैं ना, तो क्या है, ये भाषा के जरिए ही होता है ना।
अगर भाषा नहीं होती तो मनुष्य बोलता नहीं, अपने विचारों को किसी दूसरे से प्रकट नहीं कर पाता है। ठीक है? अरे जैसे तुम लोगों ने देखा हो छोटा बच्चा जो होता है, जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की भूख लगी है, बच्चे को प्यास लगी है, बच्चे को खाना है, पीना है, तो बच्चा सिर्फ रोता ही है। उसको सिर्फ क्या है, उसको कोई भाषा नहीं है, वो थोड़ी बोलेगा मम्मी दूध दे दो, पानी दे दो, या उसको लैट्रिन बाथरूम करना, कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ बच्चा क्या है, रोता है, क्योंकि उस बच्चे के पास क्या नहीं है, भाषा नहीं है। तो जब तक मनुष्य के पास भी भाषा नहीं थी, तब तक मनुष्य भी इशारों इशारों में बात करता था। और भाषा के विकास के होने से क्या हुआ, मनुष्य का भी नहीं, भाषा जो है क्या करती है, व्यक्ति का विकास करती है। क्या करती है भाषा, व्यक्ति का विकास, डेवलपमेंट करती है ना। एक बात बताओ भैया, भाषा है तो अभी हम लोग यहाँ तो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पढ़ थोड़ी रहे होते। ठीक है, या आज जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ भाषा है ना, तभी भाई कोई भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, भाषा के जरिए क्या होता है, व्यक्ति का विकास होता है, और भाषा के जरिए समाज का विकास होता है। तो इतना भूमिका में लिख देना, और भूमिका हमेशा 4-5 लाइन की लिखनी है, इससे ज्यादा कोई नहीं लिखेगा। अब लिखो, भूमिका लिखने के बाद क्या लिखोगे, एक हेडिंग बनाओ। हेडिंग क्या बनाओगे, लिखो भाषा का स्वरूप लिखो। भाषा क्या क्या लिखोगे, भाषा का स्वरूप क्या है। तो भाषा जो है, पॉइंट, अब पहली हेडिंग लिखो, पहली हेडिंग डालो क्या, भाषा जो है ध्वनि के जरिए चलती थी। भैया भाषा किसके जरिए चलती है, भाषा के शुरू में पहली बात, भाषा ध्वनि के माध्यम। देखो हर भाषा, जैसे तुम का बोलो, खा बोलो, गा बोलो, चा बोलो, छा बोलो, डा बोलो, यानी सबकी क्या ध्वनि है, यानी भाषा ध्वनियों के माध्यम से चलती। तो पहला नंबर पॉइंट लिखो, ध्वनि, भाषा क्या है, ध्वनि के माध्यम से चलती है, यानी भाषा में कोई ना कोई क्या होगी, ध्वनि यानी आवाज होगी, साउंड होगा भाई। भाषा जो है वह एक प्रकार से ध्वनि के माध्यम से चलती है। ठीक है, किसके माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से, और ध्वनि के बिना भाषा नहीं चलती है। तो पहला इसका स्वरूप क्या है, भाषा ध्वनि के माध्यम से चलती है। दूसरा क्या है, भाषा जो होती है, भाषा हमेशा ध्वनि और चिन्हों के माध्यम से चलती है। किसके माध्यम से जी, भाषा ध्वनि और चिन्ह। चिन्ह का मतलब समझते हो, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे मैं कोई चीज लिखता हूँ तो उसका कोई ना कोई निशान होता, चिन्ह होता ना। तो भाषा दूसरी क्या बनाओगे, दूसरा हेडिंग क्या डालोगे, भाषा ध्वनि चिन्हों के माध्यम से चलती है, यानी भाषा में ध्वनियों का तो प्रयोग होता है, यानी आवाज तो होती है, साथ साथ उसमें चिन्ह यानी निशान। जैसे मैंने लिखा का, तो का भी भाई कोई न कोई चिन्ह है ना, निशान है ना। जैसे मैंने लिखा खा, मैंने लिखा गा, मैंने लिखा चा, तो क्या है भाई, हर भाषा का कोई न कोई निशान। जैसे किसी ने बोला भाई, तुमको बोला आम, तो आम का कोई न कोई निशान है, चिन्ह है ना। तो यानी भाषा ध्वनि और चिन्हों के माध्यम से चलती है। क्या है, भाषा ध्वनि और चिन्हों के माध्यम से चलती है। भाषा में तीसरी हेडिंग बनाओ, भाषा जो है वह एक प्रकार से सार्थक ध्वनि होती है। भाषा में क्या होती है भैया, लिखो तीसरी हेडिंग क्या लिखोगे, सार्थक ध्वनियों का प्रयोग के जरिए, यानी भाषा में क्या होती है, सार्थक, भाषा में सार्थक ध्वनि का प्रयोग होता है। देखो निरर्थक, सार्थक मतलब समझते हो, नहीं भाषा में जैसे तुमने बोला, जैसे एक बात हो, जैसे मैंने बोला आम, तो आम का कोई न कोई भैया मतलब है, नहीं बिना मतलब की कोई ध्वनि। जैसे किसी ने बोला, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला पेड़, भैया पेड़ का कोई न कोई मतलब होता ना। जैसे किसी ने बोला पेड़, तो तुम्हारे मन में एक आकृति बन गई कि हाँ भाई ऐसा पेड़ होता है। ऐसे जैसे पेड़ बोला, और पेड़ में ड़ा की जगह कुछ और लगा दो, तो क्या हो जाएगा, उसका क्या मतलब बदल जाएगा। नहीं भाषा जो होती सार्थक ध्वनि होती। जैसे भाई किसी ने बोला, जैसे बोला आम, आम है, और आम आम की जगह खाम लिख दे, तो खाम का कोई मतलब नहीं ना। क्या है, यानी भाषा हमेशा क्या होती, सार्थक ध्वनियां होती हैं, जिसका कोई न कोई मतलब होता है। क्या होता है जी, भाषा में हमेशा सार्थक ध्वनियों का प्रयोग होता है, यानी उसका ऐसा नहीं बेमतलब की ध्वनि है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। यानी भाषा में जो ध्वनि है अर्थ प्रदान करने वाली थी, उसका कोई न कोई क्या होता है जी, अर्थ होता है। चौथा लिख देना, भाषा जो होती है, भाषा में जो ध्वनियां होती है अर्थ देती हैं, उसका कोई न कोई अर्थ होता है, यानी उसका कोई न कोई भैया मतलब होता है। जैसे बोला का, खा, गा, जैसे मैंने बोला कि वह पेड़ देखो, यह नीम का पेड़ है, या छोटा सा पेड़ है, तो क्या है जो मैं बोल रहा हूं। जैसे बोला कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या है कि भाई इसमें जो शब्द, जैसे बच्चा, बच्चा बोलने से आपके मन में एक सार्थक ध्वनि है ना, कि बच्चा भाई कुछ होता है, तुम्हारे मन में उसकी एक आकृति बन जाएगी ना। तो क्या है, भाषा में सार्थक ध्वनि के साथ साथ भाषा में जो ध्वनि होती है उसका कोई न कोई क्या होता है भैया, अर्थ होता है, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ऐसे बेमतलब की कोई ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, भाषा में अगर आप देखो, भाषा में सांकेतिक संकेतों का बड़ा प्रयोग होता है। क्या भाषा में क्या होता है भैया,
संकेत, संकेत मतलब समझते संकेतों का प्रयोग, इशारे जिसे हम बोलते हैं खास तौर से भाषा में सांकेतिक भाषा होती है, संकेतों का बड़ा प्रयोग होता है। जैसे भाषा में कुछ बोलना है, कहना है, कई बार हम संकेतों का भी प्रयोग ले, इशारों के जरिए भी बात की जाती है। अगर देखो ना कुछ बात कहनी है, भाषा एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो भाषा किस पर अब भाषा की अगर हम लोग बात करें, भाषा की बात करो तो भाषा की प्रकृति पर आ जाओ। भाषा की प्रकृति कैसे, तो भाषा जो थी भैया वो किसी न किसी परिवेश में रहती है, परिवेश में एक वातावरण में भाषा का विकास होता है। यानी आज अगर मैं बात करूं, जैसे मान लिया आप लोग भारत में रहते हैं तो भैया आप हिंदी भाषा सीख जाओगे। अगर किसी बच्चे का जन्म इंग्लैंड में हुआ तो हो सकता है शायद बच्चा भाई अंग्रेजी भाषा को सीख जाएगा। सिंपल सी बात है ना कि जैसा आपका परिवेश होगा, जैसा आपका घर का माहौल होगा, अगर आपके घर में भैया हिंदी बोली जाती हिंदी जानोगे, आपके घर में अंग्रेजी बोली जाती है अंग्रेजी सीख जाओगे, आपके घर में पंजाबी बोली जाती है पंजाबी, यानी जैसा आपका परिवेश है, यानी आसपास का माहौल कैसा है, भाषा परिवेश पर बहुत ज्यादा क्या करती है, निर्भर करती है, परिवेश के आधार। तो मैं बाकायदा हेडिंग के अनुसार बात करता हूँ। अगला लिखो, अगली हेडिंग लिखो भाषा की प्रकृति, यानी भैया भाषा की प्रकृति क्या है। भाषा की अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो भाषा दो प्रकार की मोस्टली अगर प्रकृति देखेंगे, एक तो भैया मौखिक भाषा होती है, ठीक है, दूसरी लिखित भाषा होती है। क्या है, एक भाषा को भैया हम बोल करके, क्या बोल करके बात करते हैं, और दूसरा हम भाषा की क्या लिख करके, और एक भाषा कह सकते हैं जो सांकेतिक होती है जिसमें संकेतों का बड़ा प्रयोग होता है, जैसे इशारे उशारे करते हैं ना, जैसे ट्रैफिक हवलदार है, ठीक है। भाषा मौखिक, मौखिक भाषा ये बोल करके जिसको हम ध्वनियों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरा क्या लिखोगे, लिखित भाषा, लिखित भाषा यानी लिख करके जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वही आप लिख पढ़ करके क्या करोगे, किसी भी आपको कोई बात कहनी है, आपको बात कोई बात लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, लिख करके अपनी बात को प्रकट करेंगे। क्या भैया आपको कुछ भी लिखना है, आप हर एक बात को लिख करके प्रकट करोगे। तीसरा क्या, सांकेतिक भाषा, संकेत मतलब इशारे उसारे नहीं होते, जैसे भाई कोई गुस्से में है तुमको पता चल गया कि भाई फलाना व्यक्ति गुस्से में है, तो भाषा की प्रकृति। दूसरा भाषा क्या होती है, एक प्रकार से भाषा, एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो भाषा को जो बच्चा होता है वह कई बार अपने परिवेश में सीख लेता है। आज का देखो, जैसे लिखित भाषा की अगर मैं बात करूं, लिखित भाषा को सीखने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मौखिक भाषा जो होती है, यानी जो मुख से बोली जाती है मौखिक भाषा को बच्चा अपने आसपास के इलाकों में ही क्या कर लेता है, वह सीख लेता है। तो भाषा की लगभग प्रकृति ऐसी थी। अब इसमें लास्ट में क्या लिखा जाता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, यही लिखोगे भाषा का जो स्वरूप है। अगर हम भाषा के स्वरूप की बात करें तो भाषा जो है वह ध्वनि और चिन्हों के माध्यम से चलती है। लेकिन हम भाषा की प्रकृति की बात करें तो भाषा जो है वह समाज सापेक्ष होती है, यानी भाषा की समाज में क्या है, एक प्रकार से मान्यता है, और भाषा के जरिए ही समाज का और देश का विकास होता है। और भाषा जो है वह व्यक्ति के विकास में सहायक है, यानी भाई भाषा से समाज भी आगे बढ़ता है, भाषा से देश का विकास होता है। भाई हर अगर भाषा नहीं होगी तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा, और भाषा नहीं होगी तो समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा ना। भाषा क्या करती है, समाज को भी आगे बढ़ाने में क्या होती है, भाषा की बड़ी भूमिका है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ बिल्कुल किताब से हट के बता रहा हूँ, इस प्रकार की बातें आप बिल्कुल एग्जाम में लिख सकते हैं और बना बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बाकायदा किताब की बात नहीं, बिना किताब के बोल रहा हूँ। बस मैंने किताब खोल रखी कुछ 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 पॉइंट इससे उठाने के लिए, ठीक है। बाकी जो मैं बातें बोल रहा हूँ मेरी बातों पर सिर्फ आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको सिर्फ जो मैं बातें बता रहा हूँ यही समझ लो, और पूछ लेगा यही बना बना के लिख देना, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि भाषा एक प्रकार से क्या भई ध्वनि चिन्ह के माध्यम से चलती है, और भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा ध्वनि चिन्ह के माध्यम से चल करके भाषा समाज के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और देश के विकास के लिए क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इतना लिख देना। इसी के साथ हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन रहेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, वर्णमाला की परिभाषा देते हुए क्या बोल रहा है, वर्णमाला की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। यानी वर्णमाला क्या है, अरे वर्णमाला तो वही ना, का छोटा बड़ा छोटा बड़ी ई उ ए आई ओ औ अंगा काखा गागा, ये सब क्या है, यही तो हमारी वर्णमाला है। वर्णमाला की परिभाषा बताओ और फिर उसके भेद बताना है, ठीक है। और यहाँ पर जो पूरी वर्णमाला है पूरी बना देना, काखा गागा पूरा लिख देना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी पूरा लिख देना। अरे इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन था देखिएगा वर्णमाला, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे भाई, सबसे पहले लिख लेना भूमिका, ठीक है। भूमिका में क्या लिखोगे, भूमिका में लिख देना वर्णमाला की जब बात करोगे कि वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं वर्ण की बात करूं, जैसे का खा गा छोटा बड़ा, ये क्या है, वर्ण है। और जब इनका जब पूरा समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं।
और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है जी? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और जो व्यंजन है अस्थायी रूप से जो व्यंजन है मूलतः माने जाते हैं 33 व्यंजन माने जाते हैं। कितने? 11 स्वर माने जाते हैं और 33 व्यंजन माने जाते हैं और इनका जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इतना भूमिका में लिख देना। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद हेडिंग बनाना वर्णमाला। क्या बोला? एक हेडिंग बना लिखना वर्णमाला की परिभाषा। क्या लिखोगे? हेडिंग क्या बनेगी? वर्णमाला की परिभाषा। हेडिंग लिखना। हेडिंग क्या लिखोगे? वर्णमाला की परिभाषा। अरे ब्लैक पेन से लिखना और अंडरलाइन कर देना। क्या लिखोगे? परिभाषा बिल्कुल सटीक लिख जाए, इसलिए क्या लिखोगे? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या लिखोगे? वर्ण मतलब वर्ण पता किसे बोलते हैं? अरे यही छोटा बड़ा छोटी बड़ी उ ए आई ओ अंगा काका गागा चाचा ज्ञानी तक जो चलता है इसी को कहते हैं वर्ण। और इसका जो पूरा समूह है, पूरा जो ग्रुप है, सारा लिख दो भैया, यही हो गई वर्णमाला। क्या? वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा में लिखना, ठीक है? प्रत्येक भाषा में कई सारे वर्ण होते हैं और जो इनका क्रमबद्ध तरीका, क्रम यानी सिस्टमैटिक तरीके से, क्रम जैसे जैसे पहले छोटा लिखो, फिर बड़ा लिखो, छोटी बड़ी, इस प्रकार से जब यानी वर्णों को लिखा जाता है वो इस प्रकार से वर्णमाला में लिखते हैं। ठीक है? हिंदी में वर्ण और अक्षरों के समूह को क्रमबद्ध रूप पाया जाता है। यानी हिंदी में अगर आप देखो जो वर्ण है, जो अक्षर हैं, इनका एक प्रकार से क्रमबद्ध है, यानी सिस्टमैटिक तरीके से क्रम होता है। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप ऐसा है और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? 52 वर्ण माने गए, यानी 52 वर्ण है। कितने माने गए जी? 52 वर्ण माने गए। ठीक है? और फिर क्या लिखोगे? एक हेडिंग फिर बनाना है, लिख देना हिंदी वर्णमाला। क्या लिखोगे जी? हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले लिखो स्वर। क्या लिखोगे? लिखोगे स्वर। और स्वर ब्लैक पेन से लिखना है। सभी लोग स्वर ब्लैक पेन से लिखना। उसके बाद क्या लिखोगे? स्वर के सामने छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ औ अंगा। ठीक है? इसको 2 लाइन में लिखना है, ऐसा नहीं एक ही लाइन में भर दिया। इसको 2 लाइन में लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही लाइन में भर दे रहा है, क्योंकि हमको खुला-खुला लिखना है। ठीक है? फिर क्या लिखोगे? अनुस्वर। अनुस्वर ऊपर जो ऐसे बिंदी ऊपर लगती है, अनुस्वर। फिर लिखोगे विसर्ग। विसर्ग जो नीचे से डॉट लग जाता है। अब फिर लिखो व्यंजन। व्यंजन को ब्लैक पेन से लिखो। व्यंजन ब्लैक पेन से लिखा जाएगा और व्यंजन के सामने ऐसे डॉट लगा देना। उसके बाद व्यंजन क्या लिखोगे? बिल्कुल खुला-खुला। पहली लाइन में का, खा, गा, घा, ड़ा पहली लाइन में। सेम दूसरी लाइन में चा, छा, जा, झा, णा दूसरी लाइन में। तीसरी लाइन में आ जाओ। टा, ठा, डा, ढा, णा तीसरी लाइन। चौथी लाइन में ता, था, दा, धा, ना तीसरी लाइन। फिर उसके बाद पा, फा, बा, भा, मा ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद क्या लिखोगे? चाहे ये अंतस्थ, आज मान लो तुमको पता नहीं अंतस्थ व्यंजन भी होता है, उष्मा भी होता है, इसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। इसको नहीं भी लिखोगे, क्या लिखोगे? पा, फा, बा, भा, मा इतना लिख दिया। ये 33 टोटल होते हैं। ठीक है? इनको 33 बोला जाता है। अब देखो या, रा, ला, वा, सा, हा, सा, छत्रिज्ञा इतना लिख देना। और इतना लिख देना, इतने से भी चल जाएगा। बाकी अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, सारा लिख देना। नहीं तो आप लोग इतना लिख देना। क्या करना है? जितना मैंने बताया इतना तो आप लिख ही देना है। अब क्या लिख देना? वर्णमाला के भेद। क्या लिखोगे? वर्णमाला के भेद। तो वर्णमाला में पहले क्या लिखोगे? लिखो स्वर। क्या लिखोगे जी? स्वर। ठीक है? देखो स्वर, स्वर लिख दिया। स्वर हेडिंग क्या डालोगे? स्वर। देखो स्वर लिखोगे। ठीक है? बिना यानी बिना यानी स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। क्या भैया? स्वर स्वतंत्र है। स्वरों को बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। क्या लिखोगे? स्वरों को बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है और स्वर जो है स्वतंत्र इकाई है। स्वर को बोलने के लिए किसी भी व्यंजन की जरूरत नहीं है। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर कितने हैं? 11 हैं। जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए आई उ औ। ठीक है? और ये 11 स्वर हैं। ठीक है? उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद लिखना व्यंजन। व्यंजन क्या? ठीक है? जिन वर्णों को क्या लिखोगे? व्यंजन में क्या लिखोगे? यानी जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। क्या बोलोगे? जिन वर्णों को हम लोग स्वरों की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन लिखने के बाद जैसे का वर्ग व्यंजन, चा वर्ग व्यंजन, टा वर्ग व्यंजन, ता वर्ग व्यंजन और पा वर्ग व्यंजन। जैसे का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, ना, टा, ठा, डा, डा, ना, ता, था, दा, ना, पा, फा, बा, भा, ना। इतना लिख देना, इतना ही सटीक है। और 10 नंबर के लिए 2 या 2.5 पेज लिखना, इससे ज्यादा किसी को लिखना नहीं है। और जो जो जाते मैं बता रहा हूँ सेम इसी प्रकार से पेपर में लिखना है। ठीक है? कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाना है। ठीक है? और 2-2.5 पेज में लिखना है और सटा सटा के कोई नहीं लिखेगा, पहली बात। ठीक है? ठीक है? दूर दूर भी नहीं लिखना कि बहुत दूर दूर लिख रहा है। ये
ना तो बहुत दूर हो ना तो बहुत पास हो। बिल्कुल ठीक तरीके से क्या करना है, इसको लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर यानी स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, यानी स्वर की बात करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन क्या 10 नंबर का क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, याद रखना इस बार आ सकता है। क्या है, स्वरों के वर्गीकरण के आधार को स्पष्ट कीजिए, यानी स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं और इसको आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए इसको भी बताता हूँ, स्वर वाला तीसरा क्वेश्चन रहेगा स्वरों के वर्गीकरण का आधार। देखो भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वर कितने हैं। स्वर 11 हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ, ई ए आई ओ औ अंग, ठीक है, ये स्वर हैं। अब बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया, यानी स्वर कहाँ से बोला जा रहा है। क्या है जी, स्वर कहाँ से बोला जा रहा है। तो सबसे पहले भैया स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, तो स्वरों का वर्गीकरण जो जिस आधार पे, सबसे पहले भैया जीभ के आधार पे, यानी जब मैं किसी स्वर को बोलता हूं या हम लोग जब किसी स्वर को बोलते हैं तो इसे कौन कौन से स्वर हैं जिनको बोलने में जीभ का, जो हमारी जीभ है, जीभ का कोई न कोई रोल है। अगर जो तुम सब लोग अपनी जीभ पकड़ लो, तुम बोलो आ, छोटा बड़ा छोटा उ बड़ू, बोलो नहीं बोल पाओगे ना। यानी हर स्वर को बोलने में जीभ का अगला भाग, पिछला भाग या बीच का भाग, जिसको बोला जाता है अग्र भाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग का क्या होता है, प्रयोग होता है। देखो जीभ की स्थिति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण किया। पहला क्या भैया, जीभ की स्थिति, यानी जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, यानी जब किसी स्वर को बोला जाता है तो जीभ का जो भाग है, यानी जो जीभ है उसका अगला भाग, अग्र यानी अगला भाग, मध्य यानी बीच का पार्ट, बीच का भाग, और पश्च यानी पीछे का भाग, किसी भी तालु यानी ऊपर जो हमारा ना, जो ऊपर जो होता है ठीक है, उससे अगर बिल्कुल निकट आ जाता है तो आपस की स्थिति का अनुसार स्वर का वर्गीकरण किया है। जब किसी भी स्वर को जब हम बोलते हैं तो स्वर को जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे बोलोगे तो हमारी जो जीभ है, जीभ की बड़ी भूमिका है। ये तुम सबको पता है, जीभ तुम पकड़ लो तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, चाहे तुम बोलो जीभ को पकड़ो और एक बार बोलो आ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऊ, ये बोलो नहीं बोल पाओगे, क्योंकि स्वर को बोलने में क्या होता है भैया, जीभ का इंपॉर्टेंट भूमिका है। किसी स्वर को बोलने में जीभ का अगला भाग आएगा, किसी स्वर को बोलने में जीभ का पिछला भाग आएगा, और किसी स्वर को बोलने में जीभ का जो मध्य भाग है, बीच का भाग है, उसकी भूमिका होती है ना, होती है ना, कि जीभ का उसमें हमें पिछला भाग यानी बाह्य पार्ट, पिछला पार्ट जो आता है उसे हम देखने को मिलता है। अगला देखो, होंठ की स्थिति के आधार पर, यानी होंठ, यानी जब हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं, यानी जब हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो होंठ है, होंठ है वह क्या था, वृत्तामुखी होंठ वृत्तामुखी खुलता है। देखो तुम कुछ बोलो आ उ ई ए आई ओ आओ, यानी हमारा जो ओंठ है किसी में कम खुलेगा किसी में ज्यादा खुलेगा, यानी किसी को वृत्तामुखी, यानी वृत्त के आधार पे हमारा जो ओंठ है वो खुलता और बंद होता है। जैसे अगर तुम बोलोगे ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ओ, क्या है इसमें जो हमारा क्या है होंठ है वो खुलता है। उसी प्रकार से जैसे आ बड़ा छोटी बड़ी ए आए, इनको अगर आप बोलोगे तो हमारा जो होंठ है, होंठ का भी क्या होता है, इनका बड़ा रोल है। होंठ क्या होता है, वृत्तामुखी आकार में, यानी इन स्वरों के उच्चारण करने में हमारा जो होंठ है वह वृत्ताकार में क्या होता, खुलता है या बंद होता है। तुम होंठ को पकड़ लो, दोनों ऊपर नीचे से पकड़ लो और तुम किसी स्वर को बोलो नहीं बोल पाओगे, क्योंकि स्वरों के उच्चारण करने में जैसे उ, छोटा उ, ए औ ये इनको अगर बोलोगे जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए ऐ, इनको बोलोगे तो क्या होगा, हमारा जो होंठ है, जो मात्राएं होती है, मात्रा से आशय स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, देखो भैया इसके आधार पर देखो किसी स्वर में अगर मात्रा आ रही है तो स्वर में उच्चारण करने में यानी उसको बोलने में टाइम लगेगा। जैसे आ तो आ रहा है, जैसे बड़ा बोलोगे तो क्या टाइम लगता ना। तो किसी स्वर के उच्चारण करने में अगर ज्यादा मात्रा आएगी तो ज्यादा समय लगेगा। जैसे तुम किसी स्वर को बोलो, अगर उसमें मात्रा आती है तो मात्रा अगर आएगी तो क्या भैया उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। स्वर के साथ अगर मात्रा आती है तो स्वर को बोलने में क्या होगा, अत्यधिक समय लगता है, ज्यादा समय लगेगा। जैसे आ ई उ, ऐसी प्रकार से बड़ा बोलोगे तो ज्यादा समय लगेगा, बड़ी बोलोगे ज्यादा, और बड़ा उ बोलोगे तो क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। यानी इनका जब हम लोग क्या करते हैं उच्चारण करते हैं तो क्या होता, अत्यधिक समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। कव्य की स्थिति है, कव्य मतलब यानी जो हमारा कंठ होता है इसको बोलते हैं। कव्य की स्थिति के आधार पर स्वरों के मौलिक और अनुनासिक दो भेद हैं।
जैसे आ बड़ा, छोटी, बड़ी आदि स्वरों के उच्चारण में समय कौवा ऊपर उठता है और पूरी हवा मुख से निकलती है। जैसे आप जैसे फूंक मारते हैं ना, जो खास तौर से अगर आप देखेंगे कौवा यानी जो हमारा कंठ होता है, इसको भी अगर आप पकड़ लोगे ना तो किसी स्वर को बोल नहीं पाओगे। क्या भई, अब जो हमारा कंठ होता है, जो गला होता है, ये कंठ है, ठीक है? इसको अगर आप पकड़ लेंगे तो आप किसी स्वर को बोल नहीं पाएँगे। यानी स्वर के उच्चारण में होंठ का, जीभ का, मात्रा का और कौवे की स्थिति के अनुसार यानी स्वर 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 जो होते हैं उनको बोला जाता है। यही से स्वरों का क्या होता है? उच्चारण होता है और इसी आधार पर क्या किया गया है? इनका वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया जी? इसी आधार पर इनका क्या वर्गीकरण यानी क्या किया गया भैया? बँटवारा किया गया। वर्गीकरण मतलब बाँटना। वर्गीकरण क्या होता है? जैसे घर का बँटवारा होता है, उसी प्रकार से भैया कौन से स्वर को जीभ से बोला जाता है, कौन से स्वर को होंठ से बोला जाता है। जीभ का इस्तेमाल लगभग सभी स्वरों में होता है। इस बात को याद रखना। जीभ का इस्तेमाल लगभग सभी स्वरों में होता है। होंठ का इस्तेमाल भी लगभग सभी होता है, लेकिन किसी-किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठीक है? और कौवा जो होता है यानी जो कंठ होता है, इसका भी यूज़ क्या, क्योंकि यहाँ से जो हवा निकलती है, हवा पूरी तरह से जब निकलने में सहायक होती है उसको बोलते हैं। इन्हें मौलिक स्वर कहा जाता है। जैसे अंग, आ, क्या है इसमें कौवे की यानी क्या हो, यहाँ से हवा हवा निकलती है, इसलिए इसको बोला जाता है। यानी जो हमारे स्वर हैं, स्वरों को होंठ होंठ की सहायता से, जीभ की सहायता से और मात्रा जब लगती है, तो मात्रा जब लगेगी, किसी स्वर के साथ मात्रा आएगी तो ज़्यादा समय लगेगा। याद रखना, किसी स्वर में अगर मात्रा लगाए, जैसे जो आ लिखा मैंने आसानी से बोल दो आ, लेकिन इसी को बड़ा कर दोगे ना तो टाइम लगेगा। जैसे ऊ है, लेकिन बड़ा ऊ आ जाएगा तो टाइम लगेगा। यानी यानी स्वर के साथ स्वर में अगर मात्रा आएगी तो क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। क्या भैया, टाइम ज्यादा लगेगा बोलने में। ठीक है? और कौवे की सीक्वेंस क्या होता है कि स्वर के उच्चारण में जाती है, इसी प्रकार से वर्गीकरण किया गया स्वरों का। और तीसरा क्वेश्चन क्या, काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इनको भी पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। उच्चारण के आधार पर, क्या बोला, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेदों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यानी जब उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन है उनमें कौन कौन सा अंतर है, यानी उच्चारण के आधार पर व्यंजन भेदों में अंतर बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है भाई, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लिखेंगे और इसको कैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा। नेक्स्ट क्या देखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। देखो देखो, उच्चारण स्थान की रचना क्रम को हम समझ चुके हैं। उच्चारण वर्णों के उच्चारण के लिए वायु को रोक करके उसमें कई प्रकार के विकसित करके, देखो जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है यानी जो हवा निकलती है, वो हवा निकलने में जिस जिस प्रकार की उसमें दिक्कत आती है, कम निकल रही, ज्यादा निकल रहे, उसी के आधार पे क्या होता है, व्यंजन में क्या होता है भैया, भेद आता है। ठीक है? पहला भेद क्या है, देखो, सर्वप्रथम प्रयत्न प्रकृति के आधार पर यह किया जाता है। देखो, दूसरे श्वसन की मात्रा, यानी देखो, जब हम किसी यानी वर्ण को बोलते हैं, जैसे मैंने किसी उच्चारण किया और मैंने किसी व्यंजन को बोला, तो मेरे मुख से जो हवा है वो जो निकल रही है, वो भाई मेरे मुख से कितना अवरुद्ध होकर के निकल रही है, यानी उसको हवा को निकलने में कितना ज्यादा समस्या हो रही, या आराम से निकल रही है, या संघर्ष करके निकल रही है, या दांत से टकरा रही है, या होंठ से टकरा रही है, या मेरे नाक से निकल रही है। इस आधार पे किया गया है भेद, यानी इस आधार पे किया गया है, अंतर किया गया है। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर, यानी जो हमारी स्वर तंत्रिका है, यानी उसमें कंपन कितना हो रहा है, इस आधार पे क्या व्यंजन वर्णों में भेद किया गया है। जैसे अगर आप देखो, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय में कोई उच्चारण अव्यय यानी जीवा आदि किसी भी उच्चारण के स्थल को स्पर्श करते हुए क्षण भर के लिए मुख या वायु से, मार्ग से अवरुद्ध होती है, उसको स्पर्शी व्यंजन। देखो, स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है भैया, अगर मैं किसी वर्ण को बोलूं, जैसे मैंने कुछ बोला, जैसे का, खा, गा, घा, इसमें जो यानी जो मेरी जीभ है, जीभ जो है कुछ क्षण के लिए क्या होगी, मोरे मेरे मुख से जो हवा निकले उससे टकराएगी। स्पर्शी व्यंजन जो है छू करके निकल जाना, यानी हवा जो है वह मेरी जीभ को टच करके निकलती है। जैसे अगर स्पर्शी व्यंजन उन व्यंजन को बोलते हैं कि जिसमें हवा जो, यानी मुख से जो हम लोगों से हवा निकल रही है, हवा क्या कर रही है कि जीव को, जीवा यानी जीव, जीवा मतलब क्या होती है भैया, जीव,
ठीक है, और जीभ को क्या करती है, टच करती है। स्पर्श यानी क्या है, स्पर्शी यानी टच यानी छूना, स्पर्श करना, स्पर्श करके निकल जाती है, वही क्या होती है, स्पर्शी। और इन सभी चार व्यंजन स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से, जैसे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। ये क्या है, ये सारे स्पर्शी व्यंजन है। क्या है, ये सारे स्पर्शी व्यंजन है जी। कैसे व्यंजन है, इन सभी व्यंजनों को हम कैसे बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। अगला संघर्षी व्यंजन क्या है, देखो कुछ व्यंजन के उच्चारण के अव्यय के समय स्पर्श कर सकने की स्थिति तक ऊपर नहीं उठ पाते हैं, पर दोनों एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि इन दोनों के बीच से वह निकट। संघर्षी मतलब समझते क्या, कि जब मैं किसी व्यंजन को बोलूं, ठीक है, और व्यंजन को बोलने में जो दांत है, जो जीभ है, वो आपस में आते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच से जो हवा है वह निकल जा रही, संघर्ष करके, यानी एक प्रकार से जैसे जैसे आराम से नहीं निकल पाती, यानी संघर्ष करके। जैसे भाई थोड़ी सी जगह हो और तुम सीधे नहीं घुस पा रहे, तो तुम टेढ़े होके घुस जाओ, निकल जाओ, उसको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। यानी जब मैं किसी व्यंजन को बोलता हूँ, तो व्यंजन को जब मैं उच्चारण करता हूँ, तो जो हवा है वह जीभ और दांत के बीच से निकल रही है, और एक प्रकार से संघर्ष करके आसानी से नहीं निकलती है, बहुत कम रास्ता होता है, उसी से निकलती है, उसी को संघर्षी व्यंजन का। जैसे सा, सा, हा, सा, वा, इस प्रकार के जो व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्शी संघर्षी व्यंजन क्या है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन उन व्यंजन को बोलते हैं कि जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करें, तो भाई जो जो हमारी जो हवा है जीभ को भी टच करेगी, साथ में वो संघर्ष करके भी निकलेगी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। देखो जैसे मैंने किसी वर्ण को बोला, और मेरे मुख से जो हवा है वह मेरी जीभ को टच की, और साथ में जीभ और दांत के बीच में या जीभ और मुंह के बीच में निकलने में उसने संघर्ष भी लिया, इसलिए यानी दोनों चीजें इसमें होंगी। इसमें जो हवा है वह स्पर्श भी करेगी, और हवा संघर्ष करके यानी बड़ी मुश्किल से हवा निकलेगी, इसलिए इन व्यंजनों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। जैसे चा, छा, जा, झा, ड़ा, ये क्या है, ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन माने जाते हैं। इसमें जो हवा है वो स्पर्श भी करेगी और संघर्ष भी करेगी, दोनों चीजें इसमें शामिल है, इसलिए इसको हम कोई बोलते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। क्या है, स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन दोनों इसको बोलते हैं। अगला देखिएगा, उष्मा व्यंजन क्या है, यानी जिस व्यंजन के उच्चारण करने में अधिक ताकत लगानी पड़ती है, अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है, वो क्या है, उष्मा व्यंजन है। जैसे सा, 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 है, ये क्या है, अगर आप देखेंगे क्या है, उष्मा व्यंजन, यानी इनको बोलने में थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है, थोड़ा बल देना पड़ता है। जिन व्यंजनों को बोलने में थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ता है, यानी वायु घर्षण करके निकलती है, यानी उष्मा व्यंजन को बोलते हैं कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जो हवा है, जो वायु है, हमारे मुख से घर्षण करके, घर्षण मतलब रगड़ के, रगड़ना होता है, घर्षण मतलब क्या भैया, रगड़ना। जैसे हम लोग रेग मारकर लेकर के दीवार नहीं घर्षण कर रहे हैं, जैसे किसी को ऐसे घसेट देना, यानी क्या है, हवा क्या घसीट करके निकल रही है, उसको बोले, यानी हवा मुख से एक प्रकार से घर्षण करके निकल रही है, यानी वायु गर्म हो जाती है, यानी ज्यादा ताकत लगा के बोला जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उष्मा व्यंजन बोला जाता है, ज्यादा ताकत। अंतस्थ व्यंजन क्या है, कुछ व्यंजन के उच्चारण में के समय जीवा, तालु, दांत, होंठ निकट तो आते हैं, किंतु कहीं देखो, अगर मैं किसी व्यंजन को बोलूं, मेरा जीभ भी, तालु भी, दांत भी, होंठ भी, ये सभी लोग आपस में तो आते तो हैं, लेकिन हवा इनको किसी को टच नहीं करती, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। जैसे या, रा, ला, वा, ये चार ऐसे व्यंजन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। क्या है जी, अंतस्थ व्यंजन है, यानी इसमें हवा जो है ना तो जीभ को टच करेगी, ना तालु को टच करेगी, ना तो दांत को टच करेगी, ना तो हमारी होंठ को टच करेगी, वह किसी को भी टच नहीं करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन बोलते। क्या बोलते हैं जी, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है, इसमें हवा किसी को भी टच नहीं करती, छूती नहीं है। अगला, अर्ध व्यंजन क्या है, अर्ध स्वर के उच्चारण में जीवा स्वर के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर उठ जाती है, यानी जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करें, जो जीवा यानी जो जीभ है ऊपर ज्यादा उठती है, और इतनी ऊपर नहीं उठ पाती कि वह वायु मार्ग को छू ले, उसको हम अर्ध व्यंजन बोलते हैं। जैसे या और वा क्या है, अर्ध व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद इसमें इतना ही लिख देना, अर्ध व्यंजन इतने तक ही लिख देना, बाकी इसमें कुछ नहीं, इतना बहुत है, ठीक है भाई, क्योंकि 10 नंबर में आता, कितने नंबर में आएगा क्वेश्चन,
10 नंबर में आता है और 10 नंबर के लिए इतना बहुत है लिखने के लिए और हेडिंग बना बना के लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि विदाउट हेडिंग के आप लिख रहे हैं, हेडिंग बना बना के लिखना, ठीक है। जिसको भी आंसर लिखना है विदाउट हेडिंग की कोई नहीं लिखेगा। और जो जो मैंने बताया इसको अपनी भाषा में भी आप लोग लिख सकते हैं। सिर्फ हेडिंग आपको ध्यान में रखना है, स्पर्शी क्या, संघर्षी क्या, उपमा क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, इस प्रकार से हेडिंग बना लेना। और हेडिंग को आपको जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, आप अपने प्रकार से अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और 10 नंबर में सिर्फ 2 ढाई पेज, 3 पेज से ज्यादा कोई बच्चा लिखेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम 2 घंटे का ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन पेपर जो रहेगा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञा और उसके प्रकारों को बताइए। संज्ञा और उसके प्रकार क्या है, उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ये संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार बताना है, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है। और चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक। अगला जो हमारा रहेगा क्या है, संज्ञा और उसके प्रकार। देखो सबसे पहले अगर हम लोग संज्ञा की बात करें तो क्या बोले भाई, देखो संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो, कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई गुण है, कोई धर्म है, कोई भाव है, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा। जैसे किसी ने बोला भाई राधा, बंदर, पुस्तक, मेज, ये सारे क्या है, संज्ञा हैं। क्या बोलते हैं, जैसे किसी ने बोला राधा पुस्तक पढ़ रही है, जिसमें राधा क्या है, संज्ञा है। जैसे किसी ने बोला बंदर मेज पर बैठा है, तो मेज भी संज्ञा है और बंदर भी संज्ञा है, राधा भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है। जैसे जीवन में सच्चाई ही सब कुछ है, जैसे जीवन संज्ञा है और सच्चाई संज्ञा है। जैसे हमें सबसे प्यार करना चाहिए, इसमें अगर आप देखेंगे क्या है, प्यार जो है क्या है, संज्ञा है। क्या है, ये संज्ञा है। अगर आप देखेंगे संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई मेरे संज्ञा, देखिएगा। जैसे मैंने आप सबको बताया था संज्ञा के बारे में, देखो इसमें जैसे मैंने आपको बोला, जिसको संज्ञा क्या है, देखो को कुछ, जैसे अगर आप देखें किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी भाव है, उस सब इस प्रकार के जो शब्द होंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है रमेश है, दिनेश है, महेश है। कोई प्राणी है जैसे बंदर है, भालू है, भेड़िया है। कोई वस्तु है जैसे कार है, बस है, ट्रेन है। या कोई स्थान है जैसे दिल्ली है, मुंबई, कलकत्ता, राजस्थान है, ठीक है। कोई गुण है जैसे मान लो सच्चाई है, अच्छाई है। या कोई धर्म है, धर्म एक प्रकार से जैसे भाई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई धर्म है। या कोई भाव है जैसे प्यार है, ममता है, ठीक है, भाव। इस प्रकार के अगर कहीं पर भी शब्द आते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा खास तौर से कुछ प्राणीवाचक संज्ञा होते हैं। देखो संज्ञा में अगर आते कुछ संज्ञाओं को हम क्या बोलते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा मतलब समझते हो, जिन संज्ञा में कोई ना कोई जान है, प्राणी है। जैसे बंदर, मोहन, राधा, घोड़ा। जिसे राधा क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा है। मोहन क्या है भाई, प्राणीवाचक संज्ञा है। बंदर क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा है। घोड़ा क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा है। और कुछ अप्राणीवाचक होते हैं, यानी जिनमें जान नहीं होती है। अप्राणीवाचक है जो थोड़ा निर्जीव वस्तु है, ठीक है। देखिएगा जैसे मेज, पुस्तक, जैसे मेज है पुस्तक है, हिमालय है, नदी है। ये क्या होते हैं, ये अप्राणीवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अप्राणीवाचक संज्ञा। और कुछ संज्ञाएं होती हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे कुछ संज्ञाओं को गिना जा सकता है, यानी गणनीय संज्ञा हम लोग बोलते हैं। जैसे किसी संज्ञा को, जैसे किसने बोला भैया 1 दर्जन केला, ठीक है, 2 आम, ठीक है, क्या जिसे बोला मेज, कुर्सी, हाथी, मनुष्य, क्या है, इनको गिना जा सकता है। जैसे बोला कि मेज, भाई मेज को गिन सकते हैं, 2 मेज है, 4 मेज है, 6 मेज है, 10 मेज है, गिन सकते हो। उसी प्रकार जैसे किसी ने बोला हाथी, भैया हाथी को तो गिना जा सकता है ना, हाथी 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, इनको गिना जा सकता है। और कुछ संज्ञा ऐसी होती है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, इनको अगणनीय, यानी जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जिनको गिना नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं। जैसे भाई आग है, आग क्या, आग को कोई गिन सकता है कितनी है। जैसे प्यार है, प्यार गिना जा सकता है, भाई कितना प्यार है, 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, किलो, 2 किलो, कितना है, क्या है, इसको गिना है। जैसे वायु, हवा कितनी है, भाई हवा को भी तो गिना नहीं जा सकता। उसी प्रकार से जैसे सच्चाई है, सच्चाई को क्या कोई गिन सकता है, आदमी कितना सच्चा है, भाई किसे बोलेगा आदमी 100 कैरेट सच्चा है, ठीक है, तो क्या है, तो बोलेगा 500 कैरेट है। तो जैसे सच्चाई है, प्यार है, वायु है, आग है, ठीक है, बुराई है, भलाई है, ठीक है, ममता है, भाई माँ की ममता को गिना जा सकता है, ठीक है, नहीं गिना जा सकता। इस प्रकार की संज्ञा को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा के तीन प्रकार की संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा की कितने प्रकार हैं भाई मेरे, 3 प्रकार हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम आता है,
किसी स्थान का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश, राजेश, क्या है? यानी व्यक्तियों के नाम है ना, क्या है? इस प्रकार से व्यक्तिगत, जैसे किसी स्थान का नाम है भारत, चीन, नेपाल, रूस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, क्या है? ये सारे क्या किसी न किसी स्थान का नाम है ना, जैसे मुंबई, चिड़ियाघर, प्रगति मैदान, क्या है? सारे सब स्थान हैं, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से जैसे कोई वस्तु है, जैसे गंगा, यमुना, हिमालय, चेतक, घोड़ा, गीता, रामायण, क्या है? ये सभी वस्तु हैं, क्या है? यानी ये सारी कैसी होंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती। अगला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब जैसे किसी जाति को बताता है, जैसे मनुष्य एक जाति है, घोड़ा एक प्रकार की जाति है, बंदर एक जाति है, ठीक है? तो यानी जिस संज्ञा में, जिसमें किसी जाति का, धर्म का, प्राणी का आदि पूरे समूह का बोध होता है, यानी पूरे ग्रुप को बताता है, पूरे समूह को बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, मनुष्य एक प्रकार की जाति, भाई मनुष्य तो कई प्रकार का, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, ठीक है? या कोई काला है, पीला है, मोटा है, कैसा भी है ना, अलग अलग प्रकार के मनुष्य ना। तो मनुष्य एक जाति है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा भैया सफेद घोड़ा होता है, लाल घोड़ा होता है, तो घोड़ा भी कई प्रकार के है ना। जैसे पहाड़ है, पहाड़ कैसा भी होता है, हिमालय भी पहाड़ है, छोटा मोटा भी पहाड़ होता है। तो क्या है? एक प्रकार की क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी है, नदी तो कोई भी हो सकती है भैया, गंगा नदी है, यमुना नदी है, सभी नदियों में आ गया नदी। नदी मतलब कोई भी नदी हो, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, कोई नदी हो। उसी प्रकार जैसे सोना है, तो सोना है, लोहा है, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? सोना है, लोहा है, ये क्या है? ये सभी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा हो गए, अगला अगली होती है जिसको हम बोलते थे भाववाचक संज्ञा। जो जिस शब्द में किसी भाव की बात आती है, जैसे ममता, अच्छाई, बुराई, भलाई, सच्चाई, हिंसा, अहिंसा, क्या है? भाव है। बचपन, लंबाई, जैसे मित्रता, शत्रुता, भाईचारा, ठीक है? बुढ़ापा, जवानी, क्या है? एक प्रकार का भाव है। यानी इस प्रकार के शब्द कहीं पर आएंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भाववाचक संज्ञा। जैसे किसी का भाव, जैसे माँ की ममता, ठीक है? पिता का प्यार, ठीक है? या कोई भी हो, क्या है? ये हमारा भाव है ना। क्या है? भाव होता किसी के प्रति ना। जैसे किसी के मन में तुम्हारे ईर्षा है, ईर्षा भी क्या है? या शत्रुता है, मित्रता है, क्या है? एक भाव है ना, क्या है? इसी इस प्रकार का जब कहीं पर आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिख लो। उदाहरण कौन कौन से? दुनिया भर का उदाहरण है, जैसे मिठास, खटास, कालापन, गर्मी, सुंदरता, गहराई, क्या है? सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है जी। क्या है जी? उदाहरण है, ठीक है? कोई भी भाव है, जैसे पढ़ाई, दौड़, सजावट, घबराना, घबराहट, हंसी, उड़ना, ठीक है? मनाही, क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, जिसमें कहीं पर भी हम लोगों को भाव मिलता है। भाव है, जैसे अपनापन, निजित्व, पराया, अपना पराया, सब क्या एक प्रकार का भाव है। दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, सब क्या एक प्रकार का भाव है। जहां पर भी भाव है, यानी जहां पर भी भावनात्मक मुद्दे हैं, उसको यानी भावना जहां पर आ रही है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है? इस प्रकार से। और ये संज्ञा काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और आपको ऐसे ही लिख करके क्या है? पेपर में आना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो देखिएगा क्वेश्चन पेपर ये हमारा रहा, ठीक है? इसमें मैंने आपको बता दिया संज्ञा हो गया। अगला देखिएगा अव्यय यानी अभिकारी शब्द को स्पष्ट कीजिए। इसके सभी प्रकार बताओ, यानी अव्यय क्या होते हैं? अव्यय बताने हम लोगों को। अव्यय और अविकारी शब्द को स्पष्ट कीजिए, इसके सभी प्रकार के भेद भी बताना है। तो चलिए हम छठा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं और एक कैसे इसको करना है, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा, इसमें हम लोग देख लेते हैं जो अव्यय और अविकारी शब्द आपसे पूछ रखा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ऐसे कैसे लिखेंगे? देखो, अव्यय अविकारी शब्द, देखो जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, यानी ऐसा चीज भैया एक जैसा बना रहता है, यानी उसमें लिंग वचन कारक कोई विकार नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। यानी जो शब्द बदलता नहीं है, चाहे वो भैया उसके साथ कोई लिंग आ जाए, कोई वचन आ जाए या कोई कारक आ जाए। जैसे 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 मैं बताऊं, जैसे बोला कि मोहन खाना बना रहा है, राधा खाना बना रही है, पापा खाना बना रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है। तो खाना बदल ही नहीं रहा है, खाना तो सेम है। चाहे मम्मी बना रही हैं, चाहे पापा बना रहे हैं, चाहे कोई बना रहा है, चाहे लड़की बना रही है, चाहे लड़का बना रहा है, तो क्या है? यानी ऐसे शब्द जिनमें ऐसा शब्द चाहे लिंग बदल दो, चाहे लिंग बदल दो, यानी चाहे पुरुषवाचक हो, चाहे अगला हो, ठीक है, चाहे पुरुष प्रधान हो या यानी जेंडर बदलने पर भी किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा, या वचन एक वचन है चाहे बहुवचन है उससे भी परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई कारक है
कारक आने पर भी वो बदल नहीं रहा। तो इस प्रकार का अगर कोई शब्द है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अविकारी शब्द बोलते हैं। यानी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। जिस शब्दों में किसी प्रकार का विकार नहीं आता उसे अविकारी शब्द। यानी जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, जो शब्द फिक्स है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो महिला पुरुष के आधार पर, एक वचन बहुवचन के आधार पर, कारक के आधार पर चेंज नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यय कहते हैं या अविकारी कहते हैं। वस्तुतः हर स्थिति में अव्यय का रूप वैसे ही बना रहता है, यानी अव्यय हर जगह पर वैसे ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या किसी प्रकार का चेंज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ये अव्यय बदलते नहीं है, एक जैसे बने रहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है ना जी, उदाहरण देखो, गोविंद दौड़ता है, शीला तेज दौड़ती है, ठीक है, तुम तेज दौड़ते हैं। तो भैया जो यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ अव्यय देखो सेम ही बना है, ठीक है। तेज देखो, गोविंद तेज दौड़ता है, तेज सेम है, तेज बदला नहीं। शीला तेज दौड़ती है, लड़की अभी तब भी तेज सेम है। तुम तेज दौड़ते हो, यानी यहाँ पर एक प्रकार से अगर आप सर्वनाम आ गया तब भी तेज सेम ही लिखा है, यानी तेज बदल नहीं रहा। तो तेज क्या है, एक प्रकार का अविकारी शब्द है, यानी इसमें ना तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना तो संज्ञा सर्वनाम का प्रभाव पड़ता है, ना तो वचन का प्रभाव पड़ता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे कारक कैसा भी हो, ठीक है। यानी क्या है, यानी अव्यय जो अविकारी शब्द होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं आता है। जैसे तुमने बोला कि मैं घर जाता हूँ, शीला घर जाती है, वो घर जाते हैं, तो घर क्या है, घर बदल नहीं रहा है, घर बिल्कुल अविकारी शब्द है। ये घर में चाहे लड़की घर जा रही है, चाहे लड़का घर जा रहा है, या कोई भी घर जा रहा है, चाहे संज्ञा है चाहे सर्वनाम है, घर सेम ही बना है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वही हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द हैं। अव्यय के भेद कितने हैं, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, सामुच्च बोधक अव्यय होता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। ये अव्यय देखो, यहाँ पर जो टेबल बना रखी, जो चार्ट बना रखा है, एग्जाम में इस पूरे फ्लो चार्ट को बना करके आना सबको। जैसे यहाँ क्या लिखा, अव्यय, अव्यय कितने प्रकार के हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया लगने के बाद भी क्रिया विशेषण आ जाएगा तब भी अव्यय नहीं बदलेगा। संबंध बोधक अव्यय, सामुच्च बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय, ठीक है। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, अव्यय और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण का अर्थ यह है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है तो तुम मत जाना, उदाहरण के लिए। जैसे यहाँ पर बोला ना, जैसे यहाँ पर बदल रहा, अधिक मत बोलो कम खाओ, ठीक है, क्या है, ये क्रिया और विशेषण के साथ अव्यय आएगा। क्या है, क्रिया विशेषण के साथ। देखो यहाँ पर क्या है कि भैया चाहे क्रिया चाहे विशेषण आए, तब भी जो शब्द है वह बदलता नहीं है। क्या बदलता नहीं है, चेन्यता। क्रिया विशेषण में क्रिया क्रिया के कर्ता कर्म और पूरक के संबंध में लिखने वाली विशेषता नहीं बदलता, बल्कि क्रिया के समय स्थान और प्रयोजन विधि परिणाम संबंधी विशेषताएं प्रकट करता है। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या बोला भैया, कि जो अव्यय क्रिया और क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे अधिक मत बोलो कम खाओ, क्या भैया, अधिक मत बोलो कम खाओ, क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे अगर आप देखो दूसरा अव्यय दिखाता हूं, जैसे अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण अव्यय देखो कि जैसे बदला, जैसे स्थानवाचक, जैसे स्थान में, जैसे दाहिने बाएं ऊपर नीचे उधर इधर किंतु परंतु, ये भी नहीं बदलेगी, ये शब्द भी नहीं बदलेंगे। इधर आओ उधर जाओ दाहिने बाएं, ये बदलता नहीं है। ये स्थान वाचक में भी बदलता नहीं, कोई भी स्थान होगा बदलेगा नहीं। जैसे बोला कि शीला पूरब दिशा में जाती है, लड़के पूरब दिशा में जाते हैं, वो पूरब दिशा में जाती है, यानी क्या है, दिशा बदलती नहीं है, स्थिति बदलती नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे भी क्रिया, ये भी एक प्रकार का अव्यय है। कालवाचक, यानी काल भी नहीं बदलता, जैसे आज कल परसों, ये भी एक प्रकार के अव्यय हैं। कल, आज, जब तब, सवेरे, तभी, क्या है, ये भी एक प्रकार के क्या अव्यय है, कालवाचक अव्यय है। रीतिवाचक अव्यय क्या है, जैसे ये भी नहीं बदलेंगे, मत ना, इसलिए, क्या है, इस प्रकार के अव्यय है। परिणामवाचक अव्यय, देखो अव्यय वही है जो भैया चाहे कुछ भी कोई भी शब्द हो बदलता नहीं है, चेंज नहीं मारता है। अव्यय क्या है, सेम ही बना रहेगा। जैसे अगर एग्जांपल देखो, जैसे बोला आज मैं घर जाता हूँ, ठीक है, आज शीला घर जा रही है, ठीक है, ठीक है, वो आज घर जा रहे हैं, तो क्या आज तो बदल ही नहीं रहा ना, यानी काल, यानी समय, समय यानी जो काल है वो भी नहीं, कल परसों आज, जब तब, सवेरे आगे पीछे, कभी तभी, क्या है, एक प्रकार का क्या है,
कालवाचक है अव्यय है कि काल में एक प्रकार का परिवर्तन आता है। अवधि बोधक अव्यय क्या है? अवधि, जैसे कभी ना कभी, दिन भर, आजकल, नित्य, क्या है? ये भी एक प्रकार का कैसा अव्यय है? अवधि बोधक अव्यय है। अवधि यानी टाइमिंग को लेकर के, अवधि यानी समय होता है जी। ठीक है, इसमें भी बदलाव नहीं आएगा। क्या है? रीतिवाचक, देखो रीतिवाचक का बोधक के साथ भेद है, जैसे कारक बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक। देखो अव्यय सिंपल सा ये समझ लो कि बदलता नहीं है, अव्यय बदलेगा नहीं। क्रिया विशेषण के भेद, जैसे बहुत सारे अव्यय बता रखे, अव्यय तो इसमें दुनिया भर के भर रखे इन लोगों ने। ठीक है, अव्यय देखो कितने बता रहा। जैसे मूल क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? जैसे देखो सिंपल सी एक बात समझ लो, मेरी बात को इस जानना कि भाई मेरे अव्यय क्या है? अव्यय क्या है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो बदलता नहीं है। अविकारी शब्द है, यानी इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं पढ़ता हूं, ठीक है, शीला पढ़ती है, ठीक है, क्या यही ये बदल गया ना। उसी प्रकार से जैसे बोला कि किसी ने बोला, देखो अब बता रहा हूं, जैसे मैं घर जाता हूँ, याद रखना, मैं घर, घर पे ध्यान देना, मैं घर जाता हूँ, शीला घर जाती है, घर फिर आ गया, घर नहीं बदला। अब देखो फिर बोला मैंने, वो घर जाते हैं, ओ यानी क्या, एक प्रकार से सर्वनाम है, वो घर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे बोला कि सुषमा और रश्मि घर को जाती हैं, घर यानी घर सेम है, यानी यहाँ पर दो लड़कियों के नाम है, फिर भी नहीं, यानी घर क्या एक प्रकार से क्या हो गया है? अव्यय है, यानी ये बदल ही नहीं रहा है। क्या है? यही तो अविकारी शब्द है, यही तो अव्यय है कि जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है, यानी वो शब्द नहीं बदलेगा। क्या है जी? वो शब्द नहीं बदलेगा। जैसे घर है, तेज है, ठीक है, जो जो चेंज नहीं होता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय, अविकारी शब्द है, यानी इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है, इसमें कोई भी कमी नहीं आती। ये चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, ठीक है, क्या है, यानी ये चाहे लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, ठीक है, कोई भी कारक हो, किसी प्रकार से भी इन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिखेगा? मौखिक संप्रेषण की अवधारणा और उसके प्रकारों को रेखांकित कीजिए। यानी मौखिक संप्रेषण क्या होता है, इसको बताना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखेगा, अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देख लेते, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी सकता है। जो हमारा क्वेश्चन क्या है? मौखिक संप्रेषण, ठीक है। मौखिक संप्रेषण का मतलब होता है कि खास तौर से किसी भाषा का उल्लेख होते ही उसमें प्रयुक्त ध्वनियां, शब्दावली आदि और उसके वर्ण, लिपि आदि की संकल्पना भी हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। और यही लिपि आज चाहे जितनी भी महत्वपूर्ण हो गई है, किंतु इसका विकास भाषा में अपेक्षाकृत देर से हुआ है। देखो कह रहे हैं कि भैया कि कोई भी भाषा हो, सबसे पहले वो बोली गई है, बाद में किसी भाषा में लिपि का विकास हुआ है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि भाषा का आरंभ मौखिक उच्चारित रूप से था। देखो भैया, कोई भी भाषा होती है तो भाषा का जब शुरुआत होती है तो पहले वो सिर्फ बोली जाती है। क्या है? किसी भाषा का जब विकास होता है तो शुरू में इस भाषा को क्या है? मात्र और मात्र सिर्फ क्या है? बोला जाता है। आदि मानव जब, देखो जब चाहे आदि काल से देखोगे तो शुरू में जब लोग थे सिर्फ क्या करते थे? लेखन बाद में आया है। सबसे पहले मनुष्य ने चीजों को बोलना शुरू किया। आदि, ठीक है, आदि मानव को जब अपने मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों को दूसरों तक संवाद और बातचीत द्वारा पहुंचाने की आवश्यकता महसूस हुई, तब उसने उच्चारित या मौखिक संप्रेषण का उद्भव। देखो जब पहले आदमी, जब भाई आदमी मनुष्य क्या था, पहले जंगलों में रहता, तुम सबने इतिहास में सुना होगा। तो जब उसको जरूरत पड़ी कि भैया मेरे दिमाग में जो बात है मैं किसी से शेयर करूं अपनी बात को, मैं अपनी समस्या को किसी को बताऊं, तब कह सकते हो कि वहां पर मौखिक या उच्चारित संप्रेषण की शुरुआत होती है। संप्रेषण केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सीधे संवाद नहीं बल्कि आत्मव्यक्ति है। तो संप्रेषण क्या, सिर्फ दो लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, बल्कि एक प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं। किसमें करते हैं भैया? संप्रेषण में। और मौखिक संप्रेषण एक प्रकार से होता है कि जब हम लोग ध्वनि और चिन्हों के मदद से, क्या, जब हम लोग ध्वनि और चिन्हों के मदद से अपने भाव को, अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं या दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। जब व्यक्ति केवल अपने आप को अव्यक्त करना चाहता है तो उसके समक्ष श्रोता ना हो, वह उसे अव्यक्त या संप्रेषित संप्रेषण की दूसरी सांसनी और तरीकों की आवश्यकता महसूस होती है। देखो कह रहे हैं कि जब मान ले, देखो मौखिक संप्रेषण में
व्यक्ति का हमारे सामने मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई लिखित बात संप्रेषण है तो वह सामने मौजूद नहीं तो लिख दोगे, लेकिन मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति का सामने होना बहुत क्या है, जरूरी है, क्योंकि मौखिक संप्रेषण में मात्र और मात्र ध्वनि और चिन्हों की मदद से क्या होता है, सारी जो बातचीत होती है वह की जाती है। और मौखिक संप्रेषण में खास तौर से मुख के जो स्वर यानी जो बोल आवाज बोली जा रही है उसी से सारी बात गुजरती है। इसलिए कहा जाए कि जब भी हम लोग मौखिक संप्रेषण करते हैं तो हमारा जो श्रोता है, जो हमारी बात को सुनेगा, वो उसका सामने होना क्या है, उचित, यानी उसका सामने बैठा होना क्या है, जरूरी है। ठीक है। और मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, भाई जैसे एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा और दूसरा बोलेगा तो इधर वाला सुनेगा। इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो मौखिक संप्रेषण है वह लगातार चलता रहता है। ठीक है। मौखिक संप्रेषण में खास तौर से अगर हम लोग भाषा की बात करें तो मौखिक संप्रेषण में भाषा का कोई व्याकरण नहीं होती है, उसमें व्यक्ति बिना व्याकरण के भी बोलता है, उसमें व्याकरण का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें एक प्रकार से मानकीकरण की भाषा का भी हम लोग मौखिक संप्रेषण में बात नहीं करते हैं। मौखिक संप्रेषण में खास तौर से अगर आप देखोगे सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि भाई मेरे जो हमारा मौखिक संप्रेषण होता है उसमें सिंपल लैंग्वेज होती है, सिंपल सामान्य बातचीत होती है, उस प्रकार से हम लोग मौखिक संप्रेषण बात करते हैं। मौखिक संप्रेषण जो होता है उसमें व्याकरण का ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है। मौखिक संप्रेषण में जैसे हम लोग घर परिवार में बातचीत करते हैं, अपने दोस्त से बातचीत करते हैं, फ्रेंड से बातचीत करते हैं, गली मोहल्ले में बातचीत करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, यही सारा हमारा क्या मौखिक संप्रेषण है। यानी जब मुंह के विकार से, यानी मुंह से निकले शब्दों से जब हम अपने मन के विचार को किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं, वही हमारा क्या भैया मौखिक संप्रेषण है। और मौखिक संप्रेषण भाषा के बिना अधूरा है। मौखिक संप्रेषण के लिए भाषा का होना क्या बहुत ज्यादा उचित है। और मौखिक संप्रेषण किसी भी भाषा में हो सकता है, चाहे हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, फ्रेंच भाषा हो, जर्मन भाषा हो, सुनियो सभी भाषाओं में अगर आप देखेंगे तो मौखिक संप्रेषण होता ही होता है। और इस दुनिया में जितनी भाषाएं बनी हैं, सबसे पहले वो भाषा बोली गई है, बाद में उस भाषा को क्या किया है, लिखा गया है। और इंसान का भी जब जन्म होता है तो सबसे पहले व्यक्ति मौखिक भाषा को सीखता है, बाद में वो कह सकते हैं कि लिखित भाषा को क्या करता है, सीखता है। तो ये आपका जो मौखिक संप्रेषण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में मौखिक संप्रेषण मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन है, और 10 नंबर के लिए 2 या 2.5 पेज में आपको क्या करना है, हेडिंग बना बना के लिखना। कैसे करना लिखना जी, हेडिंग बना बना के लिखना रहेगा। ठीक है। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते। देखिएगा संप्रेषण कौशल पर एक निबंध लिखिए। यानी संप्रेषण कौशल क्या है, ये 8वां क्वेश्चन भी आपके लिए हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। संप्रेषण कौशल पर क्या लिखना है, एक निबंध लिखना। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। संप्रेषण कौशल किसे कहते हैं। तो संप्रेषण जब हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन सी स्किल है, देखो एक प्रकार से संप्रेषण कौशल में अगर आप देखोगे पाठन कौशल, पढ़ने का स्किल होती है, जैसे पढ़ना जिसको हम लोग स्पीकिंग बोलते हैं, लिखना, ठीक है, बोलना, ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, लिसनिंग, ये 4 संप्रेषण कौशल होते हैं। और इसको हम लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना, चलिए मैं इसको भी आप सबको बता देता हूँ। ठीक है, ओके। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो संप्रेषण कौशल क्या, कौशल मतलब समझते हैं स्किल, स्किल बोलते भाई, कौशल को क्या बोलते हैं, स्किल। देखो संप्रेषण, संप्रेषण यानी संप्रेषण करने के 4 कौशल हैं। कौन कौन से कौशल हैं, 4 हैं। अब लिखते जा रहा हूँ, किताब है तो किताब के सामने श्रवण कौशल यानी सुनना, सुनना भी क्या है, एक प्रकार का कौशल है। क्या है जी, कौशल यानी स्किल है। श्रवण कौशल मतलब सुनने का कौशल। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बोल रहा है तो आप देखो, अब जगह अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे आप वक्ता बनेंगे, कैसे आप पढ़ेंगे। यानी सुनना भी क्या है, एक प्रकार का कौशल है, स्किल है। लिसनिंग स्किल इसको बोलते हैं। क्या, सुनना। श्रवण कौशल के सामने लिख लो सुनना, लिख लो, लिखो सुनना, ताकि पता नहीं चलेगा श्रवण आखिर होता क्या है। श्रवण मतलब सुनना होता है। सुनना भी क्या है, एक प्रकार का क्या भाई मेरे कौशल है, स्किल है। ठीक है। क्योंकि सुनने के लिए भाई धैर्य होना जरूरी है, और जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है, यानी धैर्य नहीं, संतोष नहीं, वो सुन ही नहीं पाएगा। ठीक है। उसको बोला जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब मैं एग्जांपल देकर के बताता हूँ कि पहले क्या होता था, पहले लोग लंबी लंबी वीडियो देखते थे यूट्यूब पर। क्या है, पहले लोग लंबी लंबी वीडियो देखते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ जानना। कितने मिनट में जी, अब 1 मिनट में वो सारी चीजों को जानना चाहते। कोई भी चुटकुला हो, कोई भी चीज हो, वह सिर्फ 1 मिनट यानी रील में ही पूरी दुनिया को संभाल लेना चाह रही है। यानी 1 मिनट में बता दो फटाफट आज लोगे। तो वही श्रवण यानी सुनना क्या है, एक प्रकार का भैया क्या है, कौशल है, स्किल है। क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप वक्ता कैसे बनोगे ना, बोलना। देखो जैसे मान लो कोई आदमी बोलता बहुत है तो व्यक्ति सुनता भी बहुत होगा, तभी तो बोल पाओगे। जैसे तुम देखा, जैसे अगर हम बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं,
जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, इन्होंने कह सकते लंबे समय तक, क्या बोला, लंबे समय तक इन्होंने लोगों को सुना है, तब आज बोल पा रहे ना। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने भी लोगों को बहुत सुना है, क्या, मैंने भी लोगों को बहुत सुना है, तब आज मैं जाकर के बोलता हूँ ना। तो क्या है कि सुनना भी क्या एक प्रकार का क्या है, कौशल है, स्किल है। सुनना क्या एक प्रकार का कौशल है, स्किल है। अगला क्या है, अव्यक्ति यानी वाचन कौशल क्या है, वाचन यानी वक्ता यानी बोलना, बोलना, बोलने की कला भी ले, कौशल मतलब होती है भैया कला, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट। तो बोलना क्या एक प्रकार की कला है, क्या है, बोलना। अव्यक्ति और वक्ता मतलब क्या हो गया, बोलने की कला। तो भैया बोलना एक प्रकार की सच में बहुत बड़ी कलाकारी है, ठीक है। वहां बोला जाता है कि भैया जो आदमी बोलता है उसके तो खराब चीज भी बिक जाती है, और जो आदमी बोल नहीं पाता, जैसे मान लो जैसे मंडी है, सब्जी मंडी में दुकानें लगी हैं, और जो जो आदमी, जिस आदमी के पास बिल्कुल सड़ा सड़ा टमाटर है, सड़ा सड़ा आलू है, और बोलने में बहुत तेज है, बहुत बोलता बहुत है, ठीक है, आदमी को अपनी बातों में ले लेता है, गिरफ्त में ले लेता है, तो भैया उसका सड़ा सड़ा आलू भी बिक जाएगा, सड़ा टमाटर भी बिक जाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है उसकी चीजें, वस्तुएं जो होगी बिक जाएंगी। लेकिन कोई आदमी बहुत अच्छा फल बेच रहा है, लेकिन वो यानी सब्जी बेच रहा है, वो बोलता नहीं है, तो क्या उसका बिकेगा भी नहीं। कहने का मतलब क्या है, बोलना एक बहुत बड़ी कला है। क्या है, बोलना क्या है, एक बहुत बड़ी कला है। अगर आपको बोलने की स्किल है, टैलेंट है, तो आप क्या है, बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं। देखो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू यादव, ये लोग क्या है, लालू यादव के क्या कनेक्ट बहुत ज्यादा जनता को ना। भाई लालू यादव जब बोलते हैं, बताया जाता है बिहार में कि भाई पीएचडी पढ़ा लिखा हो, और चाहे आम रिक्शे वाला हो, यानी क्या है, कनेक्ट उनका बहुत बढ़िया ना। यानी जब बोलते हैं तो लोगों को बांध लेते हैं, क्या है, जब वो किसी, जैसे नरेंद्र मोदी का कनेक्ट बहुत तगड़ा कनेक्ट है। ये अगर आप लोग देखोगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन कैसे जीत लिया है, आप हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि बोलने की कला क्या है इस इंसान में, यानी बोलना क्या, बोलने की वक्ता, कितने कितने ब्रिलियंट लीडर हैं, अगर आप यानी बोलने में कितना टैलेंट है उनको ना। ये बोलना क्या, बोलना उन्होंने खूब सीखा है। देखो बोलने की कला है। देखो इंसान से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, ये मेरी बात याद रखना। टीचिंग लाइन में हमेशा बताया जाता, विद्यार्थी को किसी भी व्यक्ति से, खास तौर से चाहे हिस्टोरिकन कोई पर्सन हो, इतिहास का कोई व्यक्ति हो, चाहे मौजूदा कोई व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति से हमें ईर्षा और जलन नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति, हमें उससे अच्छी चीजें जरूर सीखनी चाहिए, बात ये मेरी याद रखना, ठीक है। तो मैं यही बात बता रहा हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, लालू यादव हैं, क्या है, यानी बोलना क्या एक प्रकार की बहुत बड़ी कला है। और वाचन कौशल है, जिसको बोला जाता है वाचन कौशल, या प्रकार, सॉरी, इसको बोला वक्ता कौशल, वाचन कौशल तो दूसरा होता है, ठीक है। वक्ता कौशल, ये वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाला को वक्ता, या व्यक्ति, ये अपने विचारों को हम लोग क्या करते हैं, बोलना। बोलना क्या है, बहुत बड़ी कला है। और बोल आदमी हो सकता है, बोलने में क्या भैया, देखना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दो, बोलने के लिए अपनी जुबान पर भी कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी बोल दोगे। बोलते नहीं कि भाई फलाने की जो स्लिप टन हो गया है, कि जीप फिसल गई है, ठीक है। तो बोलना क्या एक बहुत बड़ी कला। अगला था वाचन कौशल। वाचन मतलब पढ़ना, वाचन मतलब क्या होता है जी, पढ़ने की कला। कौशल मतलब होती कला, पढ़ने के, भाई पढ़ना भी एक बहुत बड़ी कला है। भाई पढ़ने के लिए सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा कि चीजों कैसे पढ़ना है। जैसे आपको हिंदी पढ़नी है, आपको अंग्रेजी पढ़नी है, आपको उर्दू पढ़नी है, आपको संस्कृत पढ़नी है, तो पढ़ना भी क्या है, यानी वाचन, वाचन के सामने लिख दो पढ़ने की कला। यानी पढ़ना भी क्या है, एक बहुत बड़ी कला है, वाचन यार कि पढ़ना। भाई पढ़ने की क्या है, कला होती है। जैसे अगर आपको पढ़ना आएगा तो पढ़ेगे कैसे, आपने पढ़ा होगा तभी तो पढ़ पाओगे। जैसे मान लो अगर किसी को हिंदी पढ़नी आती है तभी तो वह हिंदी पढ़ेगा, या किसी को अंग्रेजी पढ़नी आती तभी तो वह अंग्रेजी पढ़ेगा। अगर किसी को पढ़ना ही नहीं आता, क्या बोला मैंने, अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना ही नहीं आता है तो वह पढ़ेगा कैसा। तो पढ़ना क्या है, पढ़ना भी एक बहुत बड़ी कला है। हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है। पढ़ना जैसे बुक रीडिंग, तुम लोग भी किताब खोल करके बैठते होगे, पढ़ नहीं पाते होगे, दो लाइन पढ़ते होगे, दो अक्षर पढ़ते होगे, दो पन्ने पढ़ते होगे, फट से बंद करके रख देते होगे। क्या है, पढ़ना क्या है, बहुत बड़ी कला। वाचन मतलब पढ़ने की कला। अगला क्या है, लेखन कौशल, लिखना, लिखने की कला। लेखन मतलब क्या, लिखने की कला। वह लिखना भी एक बहुत बड़ी कला। जैसे लोग कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, जो लेखक है, लिखना भी क्या एक प्रकार का टैलेंट है, कला है, बहुत बड़ी कला है लिखना। हर व्यक्ति लिख नहीं सकता। जो जो कवि होते हैं, जैसे प्रेमचंद हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, रसखान हैं, या जो हमारे कवि होते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, मैथिली शरण गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर है, जिसको नेशनल पोइट हमारे देश में बोला जाता है। तो क्या है, लिखना भी क्या है, बहुत बड़ी कला है। और यहाँ पर लिखना, हैंड राइटिंग की बात है, जो सुलेख लेखन नहीं बात रहा हूँ। लिखना यानी कि किसी नए गाने को लिखना, बातों को लिखना, सारी शेर शायरी लिखना। तो लिखना भी क्या है, एक प्रकार की बहुत बड़ी कला मानी जाती है। लेखन क्या है, लेखन कौशल है। लिखना व्यक्ति वही लिख सकता है जिसमें सृजनात्मकता होगी,
जो नई नई चीजों को सोचता होगा, जिस व्यक्ति के मन में नए नए विचार आते हैं, नई नई बातें आती हैं, वही व्यक्ति तो भाई लिख पाएगा, नहीं तो कौन लिख पाएगा भैया। जो आदमी नई नई बातें सोचता है, नई नई बातें करता है, वही व्यक्ति तो लिख सकता है। हम लोग थोड़ी लिख सकते हैं भाई। लिखने के लिए एक प्रकार से आपका जो आपके मन में भी विचारशील मन होना चाहिए, तभी तो नई नई बातें आपके मन में आएंगी। तभी तो आप कोई गजल लिखोगे, कोई भजन लिखोगे, कोई गीत लिखोगे, कोई कहानी लिखोगे, कोई कुछ भी लिखोगे ना, तो लेखन भी क्या एक बहुत बड़ी क्या मानी जाती है, कला मानी जाती है। और इस संप्रेषण के क्या है, 4 प्रकार के कौशल हैं, ये चारों आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है और इसको पढ़ करके जाना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 जरूरी होता है और क्वेश्चन नंबर 9 तो करना ही करना है पेपर में। देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। और क्या जैसे क्या है, हिंदी भाषा 5 नंबर का हो जाएगा, सर्वनाम क्या भैया 5 नंबर का है, देवनागरी लिपि 5 नंबर का है, ठीक है। और विशेषण क्या है, ये भी आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का होगा। ये सारे कितने कितने हैं, 5-5 नंबर के। तो हिंदी भाषा क्या है, देखो अगर हम हिंदी भाषा की बात करो, जो हिंदी भाषा है उसका विकास अपभ्रंश से हुआ है और हिंदी कही जाती संस्कृत से निकली हुई है। और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है और संस्कृत की भी लिपि क्या भैया, देवनागरी है। हिंदी की लिपि भी देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो हिंदी भाषा जो है भारत में 22 भाषाओं में हिंदी भाषा को लिया गया, संविधान में हिंदी का जिक्र है। और हिंदी हमारी क्या है, कामकाज की भाषा। किसकी भाषा जी, नेशनल लैंग्वेज नहीं, राष्ट्र भाषा नहीं, बल्कि हिंदी हमारी क्या है, कामकाज की भाषा। यानी कैसी कामकाज, जैसे सरकारी कामकाज, जैसे सरकार की तरफ से कोई सूचना निकलती है, कोई एडवाइजरी जारी होती है सरकार को, कोई जैसे कोरोना नहीं फैला था, कोरोना के समय सरकार जो निकालती थी, भैया घर से निकलना नहीं निकलना है, इतने दिन तक लॉकडाउन रहेगा, उसका सरकार का पूरा नोटिफिकेशन होता है, सूचना आती है, तो वह हिंदी भाषा में। ये हिंदी क्या है, कामकाज की भाषा है। और आज बात करूं, हिंदी जो है पूरी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और हिंदी को बोलने वाली संख्या लगभग 100 करोड़ से ज्यादा, कितना, 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी को बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा इसकी संख्या मानी गई, ठीक है। अगला देखिए, सर्वनाम क्या है। देखो सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन जैसे प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम। जैसे एग्जांपल, जैसे तुमने बोला मोहन घर जाता है, ठीक है, वो अपने घर पर 5 बजे पहुंच जाएगा। ये एक प्रकार के, यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और ये क्या है, सर्वनाम है। फिर इसी को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के फिर आप प्रकार बता दो कि अलग अलग इसके जो प्रकार हैं। देखो ये 5 नंबर का ही रहेगा और 5 नंबर के लिए मत भाई मेरे 1 पेज लिखना है। उसके बाद देवनागरी लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है भाई देवनागरी लिपि। हिंदी की क्या लिपि है, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि जो है जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झाड़ा, छोटा बड़ा, ये क्या है, यही देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि जो अगर आप देखोगे यह खास तौर से इस साइड से चलती है और इस साइड तक, यानी ये इस दिशा में चलती है, ठीक है। और देवनागरी लिपि में अगर आप देखेंगे तो इसमें खास तौर से इसमें 52 वर्ण है। देवनागरी लिपि में 52 वर्ण। लिपि क्या होती है, पहले सुन, जिसमें भाषा को लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। भाषा को जिसमें लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लिपि बोलते हैं। और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। और संस्कृत की भी लिपि भी देवनागरी है, ठीक है। यानी हिंदी की भी लिपि भी देवनागरी है और संस्कृत की भी लिपि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी क्या है, जो हिंदी में 52 वर्ण है, यही हमारी देवनागरी लिपि है। और लिपि क्या है, लिपि एक प्रकार से जिसमें भाषा को लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लिपि बोलते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 2 करने एग्जाम में। जिसे क्या देखा, विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग कहते हैं विशेषण कहते हैं। क्या बोलेगा, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे बोला यह काला घोड़ा है, तो काला जो है घोड़े की विशेषता बता रहा है, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक की विशेषता क्या है कि यह पुस्तक आपकी है, ठीक है। यह मेरी मम्मी है, तो मम्मी की यानी मम्मी की विशेषता की मम्मी आपकी है, ठीक है। जैसे यह मेरी कार काले कलर की है, तो आपकी जो कार की विशेषता है काला रंग बता रहा है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि फ्रिज जो है डबल डोर है, तो डबल डोर क्या बता रहा है, फ्रिज की विशेषता बता रहा है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता, क्या बोला, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया मेरे, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं।
जो भी शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट है और बाकी चारों में से आप कोई भी कर देना। और एक इसको क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें जैसे 4 दिया का, खा, गा, घा, इसमें से आपको 2 लिखना है। 2 कोई भी कर सकते हैं, चाहे का कर दो, चाहे खा कर दो। इसमें दोनों 2 लिख सकते हो और सिर्फ 1 पन्ना लिखना है। 1 पेज, 1 पेज मतलब सबसे पन्ने का 1 साइड, ठीक है? इतना लिखना है या आधा भी पन्ना लिख दो चल जाएगा। 1 पन्ना या आधा पन्ना लिखना है, इतना ही लिखना है। 1 पन्ने से ज़्यादा कोई भी नहीं लिखेगा और खासकर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 करना ज़रूरी ही ज़रूरी है। क्या मैंने बोला? क्वेश्चन नंबर 9 को कोई छोड़ना नहीं क्योंकि ये बाकी 4 कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक कोई भी कर देना, 4 इसमें से कर देना और 9वाँ क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? क्योंकि 5 नंबर का आएगा, ठीक है? और इसी साथ अगर आप देखेंगे तो मैंने आप सभी को फरवरी 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर करवा दिया है। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे BHDAE 182 में जितना भी क्वेश्चन पेपर, मैं सारा क्वेश्चन पेपर आपको करवा दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को करने से एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। और 4 अभी तक इग्नू में 6 क्वेश्चन पेपर हैं। कोशिश करूँगा 4, 5, 6 क्वेश्चन पेपर मैं करवा दूँगा और आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा आसानी तरीके से पास हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर और बाकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं।